चारों ओर फैले मखमली चाय के बागान, घुमावदार पहाड़ी रास्ते और समय की रफ्तार को मानो थामे हुए सदियों पुरानी टॉय ट्रेन। जी हाँ, स्वागत है आपका भारत की क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग में। आज के इस सफर में हम चलेंगे पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों की ओर। इस वीडियो में हम आपको घुमाएंगे दार्जिलिंग के कुछ सबसे मशहूर और दर्शनीय स्थलों पर, जिनमें शामिल हैं ऐतिहासिक बतासिया लूप, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम स्टेशन, हरे भरे चाय के बागान, शांत और आध्यात्मिक वातावरण से भरपूर मोनेस्ट्री, बुद्ध स्तूप और भी बहुत कुछ। सिर्फ घूमना ही नहीं, बल्कि इस पूरे सफर के दौरान हम आपको जरूरी जानकारी और ट्रैवल गाइड भी देते चलेंगे, ताकि अगर आप दार्जिलिंग आने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए और भी उपयोगी साबित हो। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि इस खूबसूरत यात्रा की हर मंजिल अपने आप में एक अलग अनुभव लेकर आने वाली है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग के व्यस्त और जीवंत चौक बाजार में। आप देख सकते हैं, यहाँ चारों ओर लोगों की चहल पहल, छोटी बड़ी दुकानें और पहाड़ी शहर की रोजमर्रा की जिंदगी की एक अलग ही झलक देखने को मिलती है। ये सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि दार्जिलिंग की धड़कन है, जहाँ स्थानीय संस्कृति, खान पान और लोगों की जीवन शैली को करीब से महसूस किया जा सकता है। तो आइए, इस रंग बिरंगे माहौल का आनंद लेते हुए हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और दार्जिलिंग की सभी खूबसूरत जगहों को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। और अभी हम हैं एक स्थानीय टूर ऑपरेटर के पास। अगर आप दार्जिलिंग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफी काम की हो सकती है। यहाँ से दार्जिलिंग के विभिन्न दर्शनीय स्थलों के लिए साइट सीइंग टूर बुक किए जा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि यहाँ पर अलग अलग साइट सीइंग पैकेज के क्या चार्ज हैं और किस पैकेज में कौन कौन सी जगहें शामिल की जाती हैं। इससे आपको अपने बजट और समय के अनुसार सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी। ये लोग है इसका पूरा पैकेज तो 6,000 अच्छा हम सब 600 और ये 7 आप रोपे चढ़ने से उतने पड़ेगा। रोपे में नहीं जाएंगे, रोपे नहीं जाएंगे, खाओगे हो जाएंगे तो उसका तो सीधा पड़ेगा 5,000। हमें यहाँ पर टूर पैकेज थोड़ा महंगा लगा, लेकिन अगर आप अपने बजट और सुविधा को ध्यान में रखें तो लोकल टूर पैकेज एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि साइट सीइंग के लिए यह सबसे सुविधाजनक माना जाता है। और अगर आप टूर पैकेज नहीं लेना चाहते तो शेयरिंग टैक्सी भी साइट सीइंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। मेरा सुझाव यही रहेगा, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो टूर पैकेज लेना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन अगर आप अकेले घूम रहे हैं तो शेयरिंग टैक्सी ही सबसे सस्ता और आसान विकल्प है। और अब हम बढ़ते हैं दार्जिलिंग की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक मॉल रोड की ओर। शाम के समय यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग ही रंग में नजर आता है। ठंडी पहाड़ी हवाएं, टहलते हुए पर्यटक और पहाड़ों के बीच फैली यह रौनक इस जगह को और भी खास बना देती है। फिलहाल सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। इस समय दार्जिलिंग धीरे धीरे अपनी सुबह की शुरुआत कर रहा है। ज्यादातर दुकानें अभी बंद हैं और बाजार में भी ज्यादा चहल पहल देखने को नहीं मिल रही। हाँ, सड़कों पर स्कूल यूनिफॉर्म में जाते बच्चे जरूर नजर आ रहे हैं, जो इस शांत सुबह में एक अलग ही रौनक जोड़ रहे हैं। पहाड़ों की ठंडी हवा, सुकून भरा माहौल और शहर की धीमी रफ्तार दार्जिलिंग की सुबह का अपना ही एक अलग आकर्षण है। ये है यहाँ का प्रसिद्ध चौरस्ता चौराहा। आप यहाँ का खूबसूरत माहौल देख सकते हैं। चारों ओर घूमते पर्यटक, खुले आसमान के नीचे कबूतरों के बीच खेलते बच्चे और आसपास फैली पहाड़ों की सुकून भरी फिजा इस जगह को और भी खास बना देती है। इस जगह की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी, जब अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में दार्जिलिंग को एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया। तब उन्होंने इस खुले मैदान को लोगों के मिलने जुलने और घूमने फिरने के लिए तैयार किया। धीरे धीरे यह स्थान दार्जिलिंग का सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। चौरस्ता नाम भी अपने आप में दिलचस्प है। हिंदी और नेपाली भाषा में चौरस्ता का अर्थ होता है वह स्थान जहां 4 रास्ते आकर मिलते हैं। यही वजह है कि इस जगह का नाम चौरस्ता पड़ा। ब्रिटिश दौर में अधिकारी और उनके परिवार शाम के समय यहां टहलने आया करते थे। समय के साथ यह जगह स्थानीय लोगों और पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन गई। आज भी चौरस्ता दार्जिलिंग की पहचान माना जाता है। यहाँ वाहनों का प्रवेश नहीं होता, इसलिए आप बिना किसी शोर शराबे के आराम से घूम सकते हैं। आसपास बने कैफे, स्थानीय हस्तशिल्प की दुकानें, बुक स्टॉल और बैठने की जगहें इस स्थान को और भी आकर्षक बनाती हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब आपको चौरस्ता का एक शानदार 360 डिग्री नजारा दिखाते हैं ताकि आप इस जगह की खूबसूरती को हर एंगल से महसूस कर सकें। 360 डिग्री में यहाँ का व्यूज कैसा है ये देखिए। दार्जिलिंग की सबसे खास बातों में से एक है यहाँ का मौसम, जो हर पल अपना रंग बदलता रहता है। अभी कुछ ही देर पहले आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन देखते ही देखते घने बादलों ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। यही तो दार्जिलिंग का असली जादू है। यहाँ कब धूप खिल जाए, कब हल्की बारिश शुरू हो जाए और कब बादल आपके बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और अब हम एक बार फिर चौरस्ता चौक पर आ चुके हैं। यहाँ से दार्जिलिंग के प्रसिद्ध पीस पगोड़ा की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। हमने तय किया है कि इस सफर को पैदल ही पूरा करेंगे, ताकि रास्ते में पड़ने वाली खूबसूरत गलियों, पहाड़ी नज़ारों और स्थानीय जीवन को भी करीब से महसूस कर सकें। अगर आप पैदल चलना नहीं चाहते तो अपनी सुविधा और बजट के अनुसार यहाँ से आसानी से टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। दार्जिलिंग में साझा और रिजर्व दोनों तरह की टैक्सियां उपलब्ध रहती हैं, जिससे पीस पगोड़ा तक पहुंचना काफी आसान हो जाता है। आप यहां देख सकते हैं कि दार्जिलिंग में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं और ट्रैफिक भी काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। पर्यटन सीजन के दौरान यहाँ ऐसा नज़ारा अक्सर देखने को मिल जाता है। अगर आप भी दार्जिलिंग आने का प्लान बना रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी निकलें। इससे ट्रैफिक से बचने के साथ साथ आप आराम से सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों का आनंद भी ले पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम दार्जिलिंग के एक और बेहद प्रसिद्ध और शांत पर्यटन स्थल पीस पगोड़ा पहुंच चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं, सफेद रंग का यह भव्य स्तूप अपनी सादगी और खूबसूरती से हर आने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके ठीक सामने स्थित है जापानी मंदिर, जिसे निप्पोंजान म्योहोजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरा परिसर शांति, प्रेम और मानवता का संदेश देता है। यहाँ पहुंचते ही शहर की भागदौड़ और शोर शराबा मानो पीछे छूट जाता है और मन एक अलग ही सुकून का अनुभव करने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस शांत और खूबसूरत परिसर को करीब से देखते हैं और इसके हर कोने को महसूस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ की निर्मल शांति, चारों ओर फैली हरियाली और आध्यात्मिक वातावरण इस जगह को दार्जिलिंग के सबसे खास पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं। साथ ही हम जानेंगे इस स्थान का इतिहास, इसके निर्माण का उद्देश्य और उन रोचक तथ्यों के बारे में जिनकी वजह से हर साल देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। आप देख सकते हैं कि इस भव्य पीस पगोड़ा के चारों ओर भगवान बुद्ध की 4 भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा यहाँ कई सुंदर उकेरी गई आकृतियां और चित्र भी हैं, जो भगवान बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ये लेटे हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति है, यहाँ शयन मुद्रा में है। ऊपर यक्ष देखिए किस तरह से इनकी स्तुति कर रहे हैं। ये निर्वाण स्थली कुशीनगर का ये दृश्य है, जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़ गए थे। और आप यहाँ इस सुंदर नक्काशी को देख सकते हैं। इसमें हाथियों पर सवार राज परिवार और शाही जुलूस का दृश्य उकेरा गया है। और यहाँ इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध के जन्म की घटना को दर्शाया गया है। बौद्ध परंपरा के अनुसार लुम्बिनी वन में जन्म लेते ही बालक सिद्धार्थ ने 7 कदम आगे बढ़ाए और अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर तथा बायां हाथ धरती की ओर उठाया। यह मुद्रा इस बात का प्रतीक मानी जाती है कि उनका जन्म मानवता के कल्याण और सत्य के मार्ग का प्रकाश फैलाने के लिए हुआ है। और इस नक्काशी में भी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दृश्य दर्शाया गया है। इसमें भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग की घटना को दर्शाती है। राजकुमार सिद्धार्थ सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर अपने प्रिय घोड़े कंठक पर सवार होकर सत्य और ज्ञान की खोज में राजमहल छोड़ देते हैं। यही वह क्षण था जिसने आगे चलकर उन्हें भगवान बुद्ध बनने की दिशा में अग्रसर किया। और ये देखिए ध्यान मुद्रा में है तथागत जी, महात्मा बुद्ध जी समाधि की अवस्था में है, ध्यान मुद्रा है। यहाँ इस नक्काशी में भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया गया है। बौद्ध परंपरा के अनुसार जब सिद्धार्थ गहन ध्यान में लीन थे
तब मार नामक दैत्य ने उन्हें ज्ञान प्राप्त करने से रोकने के लिए अनेक प्रकार के भय, प्रलोभन और बाधाएं उत्पन्न की। लेकिन भगवान बुद्ध अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुए। अंततः उन्होंने मार पर विजय प्राप्त की और यहीं उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही क्षण राजकुमार सिद्धार्थ के भगवान बुद्ध बनने का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। आप यहाँ भगवान बुद्ध की इस दिव्य प्रतिमा को देख सकते हैं। उनके हाथों की मुद्रा को धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा कहा जाता है, जो उनके प्रथम उपदेश का प्रतीक मानी जाती है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाय वन में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन अर्थात धर्म के चक्र को गति देना कहा गया। अब जरा इस जगह के शांत और मनमोहक वातावरण को महसूस कीजिए। चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ों की ठंडी हवाएं और प्रकृति का यह सुकून भरा नजारा मन को एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। यही वजह है कि पीस पगोड़ा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ध्यान, आत्मिक शांति और प्रकृति से जुड़ने का एक बेहतरीन स्थान भी माना जाता है। आप यहाँ इस पत्थर के स्मारक को देख सकते हैं, जिस पर जापानी भाषा में पवित्र बौद्ध मंत्र अंकित हैं। यह स्मारक विश्व शांति, प्रेम और मानव एकता का संदेश देने का प्रतीक है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं दार्जिलिंग के प्रसिद्ध जापानी मंदिर में। बाहर से जितना सुंदर यह मंदिर दिखाई देता है, अंदर का वातावरण उससे भी कहीं अधिक शांत और आध्यात्मिक है। सामने भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जिसके दर्शन करते ही मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होने लगता है। मंदिर के अंदर एक छोटा सा मोनेस्ट्री भी स्थित है, जहां बौद्ध भिक्षु नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करते हैं। चारों ओर सजी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, पारंपरिक जापानी सजावट और प्रार्थना स्थल इस मंदिर की आध्यात्मिक गरिमा को और भी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, पीस पगोड़ा और जापानी मंदिर की इस खूबसूरत यात्रा के बाद, और दोस्तों, अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो दार्जिलिंग का यह स्मार्ट बाजार आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। यहाँ आपको कपड़ों, जूतों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान एक ही जगह पर आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा आसपास कई बड़े बड़े शोरूम और स्थानीय दुकानें भी मौजूद हैं, जहाँ से आप दार्जिलिंग की मशहूर चाय, ऊनी कपड़े, हस्तशिल्प और यादगार उपहार भी खरीद सकते हैं। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरह के गेम जोन और राइड्स उपलब्ध हैं, जहाँ वे अलग अलग गेम्स का भरपूर आनंद ले सकते हैं। रंग बिरंगी गेमिंग मशीनें, कार रेसिंग गेम्स और कई मनोरंजक एक्टिविटीज बच्चों को काफी पसंद आती हैं। अगर आपके पास थोड़ा अतिरिक्त समय है तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित गोरखा रंगमंच भी घूमने जा सकते हैं। यह दार्जिलिंग का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है, जहां समय समय पर गोरखा समुदाय के पारंपरिक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप वन्य जीवों और प्रकृति को करीब से देखना पसंद करते हैं तो यहां से कुछ ही दूरी पर दार्जिलिंग का प्रसिद्ध पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी स्थित है। यह चिड़ियाघर हिमालयी वन्य जीवों जैसे रेड पांडा, स्नो लेपर्ड और हिमालयन भालू के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको एक ही वीडियो में दार्जिलिंग की पूरी यात्रा करा सकें। इसलिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी इस सफर में कई शानदार जगहें और रोचक जानकारियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, अब हम निकल पड़े हैं दार्जिलिंग की सबसे खास पहचान, इसके विश्व प्रसिद्ध चाय बागानों की ओर। दार्जिलिंग की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप यहाँ के हरे भरे टी गार्डन को करीब से न देख लें। ये है दार्जिलिंग के सबसे रोमांचक आकर्षणों में से एक, दार्जिलिंग रोपवे। यहीं से आपको ऊपर आसमान की ऊंचाइयों से दूर दूर तक फैले हरे भरे चाय बागानों, गहरी घाटियों और हिमालय की खूबसूरत वादियों का ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिसे शायद ही आप कभी भूल पाएं। सबसे प्रतिष्ठित मंजिलों में से एक, बतासिया लूप की ओर। यह जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की अद्भुत इंजीनियरिंग और इतिहास के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये लोग जो है ट्रेडिशनल पोशाक में जो है अपना फोटो शूट करा रहे हैं।
समुद्र तल से लगभग 7,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित बतासिया लूप का निर्माण वर्ष 1919 में किया गया था। उस समय दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए यहाँ की खड़ी चढ़ाई पार करना आसान नहीं था। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए इंजीनियरों ने इस गोलाकार लूप का निर्माण किया, जिससे टॉय ट्रेन धीरे धीरे ऊंचाई हासिल कर सके। आज यह केवल एक रेलवे ट्रैक नहीं, बल्कि दार्जिलिंग की पहचान बन चुका है। यही वजह है कि यहाँ हर दिन हजारों पर्यटक इस अद्भुत इंजीनियरिंग को अपनी आंखों से देखने पहुंचते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहीं से आपको दार्जिलिंग की मशहूर टॉय ट्रेन गुजरती हुई दिखाई दे सकती है। जब छोटी सी यह ट्रेन धीरे धीरे इस गोलाकार ट्रैक पर घूमती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का खूबसूरत दृश्य हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठा हो। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों से सजे खूबसूरत बगीचे, ठंडी पहाड़ी हवाएं और दूर दूर तक फैली हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा का अद्भुत दृश्य भी दिखाई देता है। बतासिया लूप के बीचों बीच स्थित है एक भव्य युद्ध स्मारक, जिसे गोरखा सैनिकों की वीरता और बलिदान को समर्पित किया गया है। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर जवानों को यहाँ श्रद्धांजलि दी जाती है। इस स्मारक के सामने खड़े होकर मन अपने आप गर्व और सम्मान से भर जाता है। यात्रा सिर्फ नई जगहों को देखने का नाम नहीं है, बल्कि उन कहानियों को महसूस करने का नाम है जो हर जगह अपने भीतर समेटे हुए होती हैं। बतासिया लूप भी ऐसी ही एक जगह है जहां प्रकृति की खूबसूरती, इतिहास की गहराई और देशभक्ति की भावना एक साथ महसूस होती है। अगर आप दार्जिलिंग आइए तो अपनी यात्रा में बतासिया लूप के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। यहाँ सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि ऐसी यादें भी मिलती हैं जो जीवन भर आपके साथ रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत नज़ारे को अपने दिल और कैमरे में कैद करते हैं और फिर बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। अभी हमारी दार्जिलिंग यात्रा में कई और शानदार जगहें आपका इंतजार कर रही हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, दुंगगोन समतेन चोलिंग बौद्ध मॉनेस्ट्री, जिसे घूम मॉनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह दार्जिलिंग की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध बौद्ध मठों में से एक है और हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ विराजमान है लगभग 15 फीट ऊंची भगवान मैत्रेय बुद्ध की भव्य प्रतिमा। बौद्ध धर्म में मैत्रेय बुद्ध को भविष्य का बुद्ध माना जाता है, जो भविष्य में संसार में आकर धर्म और शांति का मार्ग दिखाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग के ऐतिहासिक घूम रेलवे स्टेशन पर। पहली नजर में यह एक छोटा सा स्टेशन जरूर लगता है, लेकिन इसका इतिहास और महत्व इसे पूरी दुनिया में खास पहचान दिलाता है। समुद्र तल से लगभग 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा नैरो गेज रेलवे स्टेशन है। वर्ष 1869 में स्थापित यह स्टेशन विश्व धरोहर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वह जगह है जहां से गुजरती हुई दार्जिलिंग की मशहूर टॉय ट्रेन आज भी सैकड़ों पर्यटकों को 100 साल पुरानी रेल यात्रा का अनोखा अनुभव कराती है। स्टेशन की पुरानी इमारत, संकरी रेल पटरियां और चारों ओर फैली पहाड़ों की खूबसूरती ऐसा एहसास कराती है मानो समय आज भी यहीं ठहर गया हो। और अब हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग की एक और खूबसूरत और आध्यात्मिक धरोहर द्रुकसांग नांगचोलिंग मॉनेस्ट्री में। इसे डोली मॉनेस्ट्री भी कहा जाता है। दूर से ही इसका भव्य प्रवेश द्वार, रंग बिरंगी तिब्बती कलाकृतियां और हवा में लहराते प्रार्थना ध्वज हर आने वाले का स्वागत करते हैं। इस मॉनेस्ट्री की वास्तुकला तिब्बती बौद्ध परंपरा का एक सुंदर उदाहरण है। प्रवेश द्वार पर बनी आकर्षक नक्काशी, ड्रैगन की आकृतियां और पारंपरिक चित्रकारी इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। हाँ, ये 20 रुपए का टिकट लगता है। अगर इस मॉनेस्ट्री के इतिहास की बात करें
तो द्रुकसांग नांगचोलिंग मोनेस्ट्री दार्जिलिंग के प्रमुख बौद्ध मठों में से एक है। यह मोनेस्ट्री तिब्बती बौद्ध धर्म के द्रुकपा कग्यू संप्रदाय से जुड़ी हुई है, जिसकी स्थापना महान योगी और विद्वान सांगपा ग्यारह येशे दोर्जे ने 12वीं शताब्दी में की थी। अगर आप पहली बार दार्जिलिंग आने का प्लान बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो दार्जिलिंग का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बागडोगरा है, जो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से आपको आसानी से साझा टैक्सी और प्राइवेट कैब मिल जाती है, जिनसे करीब 2.5 से 3 घंटे में दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी यानी एनजेपी है। यह स्टेशन देश के लगभग सभी बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, गुवाहाटी और लखनऊ से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। एनजेपी स्टेशन से भी टैक्सी और शेयरिंग जीप की सुविधा पूरे दिन उपलब्ध रहती है। और यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं तो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक नियमित बसें, शेयर टैक्सी और प्राइवेट कैब आसानी से मिल जाती है। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए यह सफर अपने आप में बेहद खूबसूरत और यादगार होता है। और अगर आप इस यात्रा को और भी खास बनाना चाहते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक विश्व प्रसिद्ध टॉय ट्रेन का सफर भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि हिमालय की वादियों के बीच एक अविस्मरणीय अनुभव है, जिसे हर यात्री को जीवन में कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी दार्जिलिंग की यह खूबसूरत यात्रा यहीं समाप्त होती है। इस सफर में हमने दार्जिलिंग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक मोनेस्ट्री, महाकाल मंदिर, पीस पगोड़ा, चाय बागानों, रोपवे, बतासिया लूप, घूम रेलवे स्टेशन और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने और समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दार्जिलिंग घूमने की पूरी जानकारी मिली होगी। और अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दार्जिलिंग घूमने की पूरी जानकारी मिली होगी और अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी यात्रा को और भी आसान बना देगा। अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो या यह जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही शानदार ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री आपके लिए बनाते रहने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।